सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो चलो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है वो बात करते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और इसी बात करने के सिलसिले में हम आपका स्वागत करते हैं राम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब केवल ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी। और इसी राम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके यूनिट 5 या पॉलिटी या संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, और इस पूरे भरोसे के साथ कि आपका ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जो एग्ज़ाम है, इसमें राम एकेडमी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी और आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा आधारशिला का काम करेगी। इसी वादे के साथ हम अपने इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग साथ बने रहिए। मैं राहुल तिवारी, राम एकेडमी का पॉलिटी सब्जेक्ट का एक शिक्षक। इसी वादे के साथ हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं और पॉलिटी जो है वो उसके यूनिट नंबर 5 में है। अगर हम इस सिलेबस को बारीकी से देखें, ख़ास तौर पे जो हमारे पॉलिटी वाला जो यूनिट नंबर 5 का सिलेबस है, इसे बारीकी से देखें तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक या संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था है, ये दोनों चीज़ें शामिल की गई हैं। जनरली आप भूगोल में, इतिहास में देखते हैं तो अलग अलग यूनिट्स उसके लिए मिलती हैं, पर यूनिट 5 ये मध्य प्रदेश और भारत की जो पॉलिटी है उसे एक साथ एक ही यूनिट में रखा गया है। इस लिहाज से ये वेटेज में भी ज़्यादा है। इससे हर साल 12 से 13 सवाल आने की संभावना रहती है, जो कि आते भी हैं। और इसी सिलेबस में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो चीज़ आपको देखने मिलेगी वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ये पहला टॉपिक होगा आपका जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि इससे पहले वाले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें अंग्रेज़ों की बनाए गए कानून, ब्रिटिश एक्ट के बारे में भी पढ़ना होता था। वो संवैधानिक इतिहास, बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि हुआ करती थी। 1909 का एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। पर अब एक अच्छी बात यह है कि इस नए वाले सिलेबस में आपको वो पुराने एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। हम यहाँ सीधी शुरुआत कर सकते हैं अपने संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। संविधान सभा क्या होती है? तो कुछ लोगों का एक ग्रुप, कुछ लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी देश का संविधान बनाने के लिए, तो उस समूह को, उन लोगों को हम बोलते हैं कि ये एक सभा बैठी हुई है, और चूंकि संविधान बना रही है इसीलिए इसका नाम पड़ गया संविधान सभा। तो संविधान सभा कैसे बनी, कब बनी, उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या उसने काम किए हैं, क्या उसके साथ परेशानियां थी, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे संविधान सभा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मैं इसे सीरीज वाइज आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। जनरली भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हैं। लोग जब किसी अधिकार को प्राप्त करते हैं तभी उनका विकास हो सकता है। सरकार, संविधान हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को अधिकार देती है कि वो शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास कर सकें। ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन्हें ही संविधान में मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है।
हमारे संविधान में बहुत सारे भाग हैं। जैसे जब आप कोई किताब पढ़ते होंगे तो आपकी किताबों में बहुत सारे अध्याय होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में भी कई सारे भाग दिए गए हैं। ये जो संविधान सभा ने एक संविधान बनाया, किताब लिखी, उसी किताब में बहुत सारे अध्याय, चैप्टर, भाग, पार्ट, जो भी आप कह लें, बहुत सारे हैं। उन्हीं में से जो तीसरा भाग है वही बेसिकली मूल अधिकार है। उसी को हम बोलेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आगे चल के डिटेल में इस पे बात करेंगे। मूल अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा होगी आपसे आगे चल के। तो अभी तो हम इसे इस बात से याद रखें कि ये आपका भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमें जानने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा। इन्हीं मौलिक अधिकारों के बाद में हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा डीपीएसपी का टॉपिक, जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक मिलेगा। आगे डिटेल में इस पर भी बात होगी। डीपीएसपी भी एक तरीके के अधिकार ही हैं। हमारी सरकार जब लोगों के लिए कोई अच्छे काम करती है तो वो काम करने के आदेश या निर्देश संविधान ने ऑलरेडी बताए हुए हैं। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बात लिखी है कि हमारी जो सरकार है वो गर्भवती महिलाओं के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करेगी, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें ऐसी योजनाएं बनाती हैं। वो डीपीएसपी का भाग हुआ। तो सरकार के लिए काम लिखे गए हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे तो हमको एक पार्ट और देखने मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। ये हमारे संविधान के भाग 4A में है, भाग नंबर 4A में। अच्छा, ये 4 और 4A क्यों है, सीधा 5 क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे चल के आपको और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 4A में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य वो चीज हैं जो लोगों को कुछ करने के लिए कहती हैं। जैसे हम नागरिक हैं, हमसे कहा जाता है कि आप संविधान का पालन करिए, आप संविधान का सम्मान करिए, आप राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करिए, प्रकृति का संरक्षण करिए। तो ये हमारी जिम्मेदारियों पर है। मतलब संविधान हमें कुछ अगर अधिकार देती है या देता है तो साथ साथ वो हमें कुछ कर्तव्य भी सौंपता है जिसका पालन हमें करना होगा। तो भाग 4A, इस भाग 4A के बाद जो अगले टॉपिक पर हम जाएंगे वो है फेडरल एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। दोस्तों, यहां पर हम इसको जानने से पहले 3 शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिसे आप थोड़ा ध्यान से समझें। जनरली कोई भी जो देश होता है या कोई भी जो कंट्री होती है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे पहले एक होती है लेजिस्लेटिव या विधायिका। लेजिस्लेटिव या विधायिका। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त होती है जुडिशरी, न्यायपालिका। इन तीनों में एक छोटा सा अंतर समझिए। हर देश में कानून बनाने की जरूरत होती है। हमारे देश में भी कानून बनाने की जरूरत है। वो लोग जो कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उनको कहा जाता है विधायिका या लेजिस्लेटिव। जैसे हमारे देश में कानून बनाने का काम जनरली काम कौन करता है, पार्लियामेंट या संसद करती है।
तो संसद हमारे देश में लेजिस्लेटिव होगी, विधायिका होगी। संसद के बनाए गए कानूनों को जो लोग लागू कराते हैं या इंप्लीमेंट कराते हैं, जो लोग लागू कराते हैं या इंप्लीमेंट कराते हैं देश में, जैसे मान लीजिए कि संसद ने, विधायिका ने एक कानून बनाया कि भाई जो हेलमेट पहन के नहीं चलेगा उस पर चालान लगेगा, उसका चालान काटा जाएगा। लेकिन आप देखो कि सड़कों पर चालान काटने के लिए कोई एमपी या सांसद नहीं खड़ा होता, संसद का कोई सदस्य नहीं खड़ा होता, खड़े होते हैं पुलिस वाले। तो ये जो पुलिस वाले हैं ना, यही एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि वो पालन करवा रहे हैं, कार्यपालिका हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जो पुलिस वाले हैं उनका जो सुप्रीम नेता या उनका जो सुप्रीम ऑफिसर होता है वो होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये जो सारे लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव होंगे। तो जनरली आप ऐसे मानिए कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव जो जिम्मेदारी दी गई है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को दी गई है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। ये दो काम हो गए, कानून बनाना और कानून को लागू करना। तीसरी चीज, कभी कभी हमारे देश में कोई केस आ गया, झगड़े हो गए लोगों के बीच में, आपस में लोगों के बीच और सरकार के बीच झगड़े हो गए, तो इन झगड़ों को सुलझाने का काम जो करते हैं उन्हें ही कहा जाता है जुडिशरी। तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करते हैं, झगड़े सुलझाने का काम करते हैं। जिस देश में कोई संस्था झगड़े सुलझाने का काम करे उसे हम बोलते हैं जुडिशरी। तो किसी भी देश में 3 इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती ही हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब वही बात हमारे सिलेबस में अलग तरीके से दी गई है। बात करी गई है संघीय कार्यपालिका की। तो संघीय कार्यपालिका में मेरे दोस्त, यहां पर अगर शब्द लिखा हुआ है संघीय कार्यपालिका, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो फेडरल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव हमें यहां बोलना चाहिए, भारत में आप देखेंगे तो आपको 2 प्रकार की सरकारें मिलेंगी, 2 प्रकार की सिस्टम मिलता है। एक सिस्टम ऐसा मिलेगा जो पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, जो पूरे भारत के लिए होगा, और एक सिस्टम ऐसा होगा जो केवल मध्य प्रदेश के लिए होगा। भारत में, पूरे भारत के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं संघ, फेडरल, और जो केवल मध्य प्रदेश के लिए काम करते हैं उनके लिए हम जनरली शब्द यूज करते हैं राज्य। तो हमारे सिलेबस में पहली चीज लिखी गई है संघीय कार्यपालिका, फेडरल एग्जीक्यूटिव। मतलब हमें उनके बारे में पहले बात करनी है जो पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। अब एग्जीक्यूटिव में पहली चीज आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, हर बार सवाल आते हैं प्रेसिडेंट से। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारे मंत्री हैं केंद्र वाले, पूरे भारत के जो मंत्री होते हैं मिनिस्टर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन मिनिस्टर्स के बाद, पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होता है एक खास शब्द जिसको हम बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगी, फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंदर मानी जाएंगी। यही से हम राज्य के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। तब वहां आप राष्ट्रपति नहीं पढ़ेंगे, तब वहां एक शब्द चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे राज्यपाल। प्रधानमंत्री की जगह शब्द हो जाएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। केंद्र के मंत्रियों की जगह शब्द हो जाएगा राज्य के मंत्री, और महान्यायवादी शब्द की जगह हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो शब्द बदल जाएंगे, स्थितियां, कार्य, शक्तियां वही रहेंगी, बस नाम चेंज होंगे और एरिया चेंज हो जाएगा। ये सारे लोगों के पास पावर है पूरे भारत पर काम करने की,
लेकिन जो आगे वाले रहेंगे वो केवल मध्य प्रदेश के बारे में काम कर पाएंगे, उनका एरिया केवल मध्य प्रदेश का होगा। तो ये तो हमने एग्जीक्यूटिव की बात करी। अब अगला देखते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है संसद। तो संसद मेरे दोस्त आप ये समझिए कि वो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है स्पेशली। तो आप विधायिका या जब केंद्र की लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको संसद पढ़नी होगी। और संसद में हमारे पास दो भाग होते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। तो हम इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे हमको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जुडिशरी है, जो हमने 3 पार्ट बोले थे उन्हीं में से एक पार्ट क्या है, जुडिशरी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई यहां पे। इसके बाद फिर आप आगे देखिए तो मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले टॉपिक पे भी वापस आऊंगा, अभी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये देखें, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी थी, अब आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। देश के स्तर पर आपने राष्ट्रपति पढ़ा और मध्य प्रदेश के स्तर पे वही आप एक राज्यपाल को पढ़ रहे होंगे। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में हमने वहां बात करी थी, सेम बात हम यहां मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में करेंगे। वहां हमने कहा कि हम संसद को पढ़ने वाले हैं, यहां हम विधानसभा पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा वहां पढ़ रहे थे, यहां विधानसभा को पढ़ेंगे। जैसे हमने वहां बात करी है सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने की, हम यहां पे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो पंचायतें काम कर रही हैं 3 लेवल की, त्रिस्तरीय पंचायत, इसके बारे में बातचीत करनी है हमको। क्या ये जो त्रिस्तरीय पंचायत होती है, आप में से कुछ लोग अगर गांव से होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे हर गांव में लगभग सरपंच, उप सरपंच, पंच जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। और ये 3 लेवल पर है। किसी भी आप एक सिंगल गांव में जाएंगे तो आपको एक ग्राम पंचायत मिलेगी। 4-6 गांव जब मिल जाते हैं, उन लोगों का जो समूह बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पंचायत। और पूरे जिले की भी एक पंचायत बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं जिला पंचायत। तो वही शब्द लिखा है ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय, 3 टियर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। इन 3 चीजों के बारे में हमें बात करनी है। ये तो गांव की बात हो गई कि गांव में कैसे काम चलता है। अब शहरों में कैसे काम चलेगा, तो शहरों में काम चलाने के लिए जो है यहां पर आपको नगरीय प्रशासन भी दिया गया है। ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हम बोलेंगे ये नगरीय प्रशासन। नगर में कैसे प्रशासन चलेगा, हम में से जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो होते हैं, जैसे नगर निगम जो होते हैं, वो किस लेवल पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आप किसी एक छोटे शहर में हैं तो आपको नगर पंचायत मिलेगी। आप एक मीडियम शहर में हैं तो आपको एक संस्था मिलेगी, नगर परिषद। और आप किसी बहुत बड़े शहर में हैं तो आपको मिल जाएगा काम करते हुए नगर निगम। इन 3 चीज़ों के बारे में जिक्र होगा, इन 3 चीज़ों के बारे में बात होगी दोस्तों। इसके बाद फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में सुशासन का मतलब ये हुआ कि क्या हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे लोगों की भलाई बेहतर हो रही है। लोग सरकार से इजीली सवाल पूछ पा रहे हैं, लोगों को आसानी से जवाब मिल पा रहे हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो क्या आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे या आपके घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम हो जाएगा। आपको कोई शिकायत करनी है तो क्या आपको चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी या आपके केवल एक कॉल करने से आपकी सुविधाओं का आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा। ये जो सारी बातें हैं दोस्त, यही सुशासन के अंदर आएगी, गुड गवर्नेंस। तो इसमें बेसिकली हमको सरकार की बहुत सारे जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है।
इसके बाद फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संवैधानिक वैधानिक आयोग और संस्थाएं, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। देखिए, आप राष्ट्रपति पढ़ लें, आप प्रधानमंत्री पढ़ लें, आप मंत्री पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे बड़े बड़े नाम आप पढ़ लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी हमारे संविधान में बहुत सारी संस्थाएं दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग दिया गया है, ओबीसी आयोग के बारे में बात करी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, यूपीएससी पीएससी के बारे में बात की गई है। तो ये जो इतने छोटे छोटे ये जो संस्थान बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके बारे में लिखा गया है, उन्हीं चीजों को हम कहते हैं कमीशंस या इंस्टीट्यूशन। तो वो नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, जैसे यूपीएससी पूरे भारत के लिए काम करता है तो नेशनल। इसके बाद आप देख सकते हैं रीजनल, जैसे एमपीपीएससी केवल मध्य प्रदेश के लिए काम करता है तो क्षेत्रीय हो गया एमपीपीएससी। इसी तरह के आयोगों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसमें दो शब्द और दिए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द दिया है और दूसरा दिया है स्टैट्यूटरी। तो मैं आपको एक शब्द यहीं पे क्लियर कर दूं ताकि हमें आगे चल के परेशानियां ना हो। दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जब भी आपसे कोई चीज कही जाए कि ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब ये होगा कि उसका नाम, उसका जिक्र कहीं ना कहीं संविधान में किया गया है, उसका नाम संविधान में मेंशन है, लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टैट्यूटरी की या सांविधिक होने की, शब्द में अंतर है, एक संवैधानिक है और एक सांविधिक है, दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर। संवैधानिक चीज संविधान में लिखी होती है, जबकि सांविधिक का मतलब होता है हमारे देश की संसद के द्वारा बनाया गया, केवल हमारे देश की संसद उसको बनाती है। संसद एक कानून बनाएगी, एक लॉ बनाएगी या एक एक्ट बनाएगी और उस एक्ट के थ्रू कोई एक नई संस्था बना देगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का नाम, भारतीय निर्वाचन आयोग का नाम संविधान में लिखा है, तो वो संवैधानिक संस्था या संवैधानिक आयोग है। लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय औरत आयोग, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW हमारे देश की संसद ने बनाया है। एक कानून पास किया, उस कानून के माध्यम से देश में एक NCW का गठन कर दिया, एक NCW या नेशनल कमीशन फॉर विमेन बना दिया। इस राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम संविधान में नहीं लिखा, तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, केवल क्या होगी, ये एक सांविधिक आयोग होगी, स्टैट्यूटरी कमीशन होगा। तो ये आपको इसमें एग्जैक्ट नाम नहीं लिखे गए हैं कि कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए, आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आयोग, संवैधानिक और विधिक आयोग, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे तकरीबन ऐसे 10 आयोग आपको पढ़ने होंगे, 10 कमीशंस। ये इनके लिए पहले सिलेबस में एक अलग यूनिट ही हुआ करती थी, लेकिन अब उस यूनिट को हटा करके ये पॉलिटी के अंदर ही डाल दिया गया है, यूनिट 5 के अंदर ही डाल दिया गया है और अब चीजें आसान कर दी गई हैं। बेसिकली मेन कौन कौन से हैं, यूपीएससी आप पढ़ेंगे, एमपीपीएससी को आप पढ़ेंगे, आप राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी कमीशन जो होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसी तरह से एक
जो है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे 2-4 मतलब तकरीबन 10 ऐसे आयोग हैं जो हमें पढ़ के कंप्लीट करने। पहले इसमें डिटेल में सवाल आते थे, गहराई से सवाल आते थे, लेकिन अब ये क्योंकि इसी का पार्ट बन गया है तो बहुत गहराई से सवाल आने की संभावना कम होती है, बहुत ऊपरी ऊपरी सवाल आते हैं। और एक लास्ट चीज, इन सारी चीजों के बाद एक आखिरी जो टॉपिक है वो आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो है संवैधानिक संशोधन। ये संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप देखेंगे पिछले साल के अगर आप सवाल उठाएं तो आपको हर एक ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सवाल मिला है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब पहले तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। हमारी संविधान सभा ने, जो हमारे देश की संविधान सभा थी, मतलब कुछ लोग थे, बड़े बड़े नेता, पुराने लीडर्स, उन लोगों ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था संविधान। जैसे आप अपने क्लास के नोट्स बनाते होंगे उसी तरीके से इन्होंने भी एक नोट्स बनाए, एक किताब लिखी जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन था। अब आप एक चीज और जानते हैं, समय के साथ आपके जो नोट्स होते हैं उनको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। उनमें कोई नया तथ्य, कोई नई बात आती है तो उसको ऐड करने की जरूरत पड़ती है, या जो कुछ पुराना लिखा हुआ वो हो सकता है गलत हो गया हो अब, तो उसे हटाने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हमारे संविधान में जब आप कोई नई बात ऐड करते हैं या संविधान से कोई पुरानी बात को डिलीट करते हैं, तो इसी ऐड करने या डिलीट करने को हम कहते हैं कि आपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, चेंज किया है। इसी चेंज करने को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अब ओवरऑल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है उसमें अभी तक 106 बार 106 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। उसमें या तो कोई नई बात जोड़ी गई है या कोई नई पुरानी बात जो है डिलीट की गई है। तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सारे के सारे ये संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं, पर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम एक अलग तरीके से भी पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा टॉपिक करके, लेकिन इसके साथ ही जो बीच बीच में हमारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम इनको पढ़ भी लेंगे। तो 2 लेवल पे पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो मेन टॉपिक्स रहे हैं जिनके बारे में हमने बात करी। तो मैं एक बार फिर से आपको एक समराइज कर दूं इस सिलेबस को। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि किन लोगों ने संविधान बनाया है उन लोगों के बारे में जानकारी। संविधान बनाने वालों ने हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार लिखे हैं उनके बारे में, भाग 4 में डीपीएसपी सरकार के लिए कुछ आदेश लिखे हैं, वो हमारे लिए कुछ कर्तव्य लिखे हैं भाग 4A में, मूल कर्तव्य वो पढ़ने हैं। हमारे जो संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इनके बारे में। हमारे देश की जो विधायिका संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। संविधान में कितनी दफ़ा संशोधन हुआ है, कितनी बार संशोधन हुए, 106 बार, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जब आप देखोगे तो हमें कुछ आयोगों के बारे में पढ़ना है, तकरीबन 10 आयोग जो है हमने बात करी है, यूपीएससी, पीएससी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्पेशली मध्य प्रदेश का संविधान या मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको, कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल कैसे काम करते हैं, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा। मध्य प्रदेश में 3 स्तर की पंचायत के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के नगर निगम
नगर पंचायतों के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा वो है मध्य प्रदेश में सुशासन, गुड गवर्नेंस। अब इस टॉपिक के बाद में ये सारा सिलेबस जब हमने डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद देखिए कि कुछ पुराने क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। मैं एक बात का भरोसा आपको दिला सकता हूं, आप हमारे साथ बने रहेंगे, पॉलिटी में कोई भी सवाल गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप सारे के सारे सवालों को बेहतर तरीके से ठीक करके आएंगे। कभी कभी क्या होता है, इनमें कुछ केसेस के नाम, एक चीज जो इंपॉर्टेंट रह रही है वो है केसेस के नाम भी पूछे जाने लगे हैं। पहले ये बात होती नहीं थी, लेकिन अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी केस में कोई खास बात कही है, मामले में कोई बात कही है, वो केस के नाम आने लगे, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। तो जैसे पहला सवाल जो PYQ इन्होंने हमारे MPPSC ने पूछा है, जैसे ये देखिए कौन से टॉपिक से सवाल आया, संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो ये सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो वोटर्स थे, मतदाता थे, उनकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। यहां इस वक्त हमारा काम ये नहीं है कि हम इन चीजों को सही करें, मेन हमारा जो काम है वो ये कि हम सिलेबस को देख करके बताएं कि क्या वहां से ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक अंदाजा हमें लगेगा कि सवाल रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वहां से ये सवाल रहा है। हालांकि इसके लिए सही आंसर जो है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1989 इसका आंसर है। जब आप संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो नंबर पढ़ना होगा, पहला संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 106, और वो किस साल में किए गए हैं, किस ईयर में किए गए हैं, वो ईयर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो जैसे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 1989 में हुआ था, और जो वोटर्स की एज थी वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। इसलिए आप आज देखिए, जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ज़्यादा है वोट डाल सकता है। और जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज़ हुई थी वो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इनके बारे में खास चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। 45 साल की उम्र में ये देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा गौरव सबको प्राप्त भी नहीं होता। अगला टॉपिक, अगला जो क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा गया है, ये देखिए आयोग से पूछा गया है, जो हमने अभी पढ़ा था संवैधानिक और वैधानिक आयोग। उनमें से एक आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो सवाल यहां पे ये पूछा गया है, इन चार लोगों में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्त समिति का सदस्य नहीं होता। NHRC के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, कुछ लोग उन्हें अपॉइंट करते हैं। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को कुछ लोग नियुक्त करते हैं। उन नियुक्त करने वालों में जो लोग नियुक्त करेंगे उनमें कौन से लोग शामिल हैं और कौन से नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि हमारे सवाल सही हों, केवल आपको एक पैटर्न दिखाया जा रहा है। इसका सही आंसर है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो इनको नियुक्त करते समय शामिल नहीं होते। अगला जो सवाल है वो ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का प्रावधान रखा गया है। वो जो स्पेशली आप पढ़ते हैं मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के विधानमंडल या राज्य की जो व्यवस्था है, जैसे देश के बारे में आपने संसद और लोकसभा राज्यसभा पढ़ा, उसी का एक टॉपिक है विधान परिषद। तो विधान परिषद विधान सभा के जैसे काम करने वाली, राज्यसभा जैसे काम करने वाली एक संस्था है, और आर्टिकल 171 में इसका जिक्र है। फिर बात करेंगे किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया। देखिए वही भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो आगे तो ये बहुत इजी सवाल लगेगा आपको, क्योंकि बहुत हल्की हल्की 4-4, 5-5 फैक्ट बस आपको ध्यान रखने। आर्टिकल 324, 324 में इसके बारे में बातचीत की गई है। ये देखिए पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है भारत में, वही आपने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत, और वही टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायत की। तो
किस समिति ने कहा था कि 3 लेवल की पंचायत होगी? जैसे एक ग्राम पंचायत, इसके ऊपर आती है ब्लॉक पंचायत, और ब्लॉक के बाद आती है जिला या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो किस समिति ने कहा था कि 3 लेवल पर पंचायतें होनी चाहिए? बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में इन्होंने जो है अपनी ये बात करी, 1957 में सरकार को कहा। फिर ये जो 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो दोस्तों हमने बात करी है, इनमें लगभग हर टॉपिक से सवाल रहते हैं। मूल अधिकार से सवाल हैं, डीपीएसपी से सवाल रहे हैं, केसेस से सवाल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो एमपीपीएससी ने पूछा कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? उसमें संशोधन नंबर क्या था? देखिए, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को किस संविधान संशोधन से? तो उसका आंसर था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। मूल अधिकारों से और सवाल जैसे पूछे गए, उनमें एक सवाल था कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है वो किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर था 23-24। कहने की बात ये कि लगभग हर टॉपिक से सवाल रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने संविधान सभा का जो पहला हमारा टॉपिक है वहां से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और आखिर तक जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हुए, हर टॉपिक से एमसीक्यू लगाते हुए, और सारे नोट्स के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। इस एमपीपीएससी की तैयारी में डरने की ज़रूरत नहीं है, डट के खड़े रहने की ज़रूरत है। कंपटीशन लाख हो, बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिसके पास हुनर और जिसके पास कंटिन्यूटी है, जो लगातार बिना किसी परेशानी या हर परेशानी का सामना करते हुए टिका रहे, जीत अंत में उसी की है। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा सर?